रीजन क्या था? देयर इज लार्ज एनर्जी, दैट इज व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज एसेंशियली इरिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ एनर्जी रिमेनिंग इन पायरुवेट. अब कितना एनर्जी पायरुवेट में बच गया? एक मोटा मोटी आइडिया आपको दे ही दिए, 146 घटा 22,840 में से. So energy remaining in pyruvate, glycolysis releases only a small fraction of total available energy of the glucose molecule. The two molecules of pyruvate formed by the glycolysis is still containing most of the chemical potential energy of the glucose. Now, this energy can be extracted by oxidative reactions in the citric acid cycle and oxidative phosphorylation. बचा हुआ एनर्जी जो है आगे उसको निकाला जाएगा. नाउ अब देखिए कि इंटरमीडिएट का क्या इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का. बताए थे कि 9 फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स हैं. 9 है कि 10 है? 9 है. So each of the 9 glycolytic intermediates between glucose and pyruvate is phosphorylated. The phosphoryl group seems to have 3 functions. Phosphorylation से 3 फायदा होगा. देखिए बस इतना ही, ये तीनों फायदा जान लीजिए. इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का चैप्टर आज ओवर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे. पहला फायदा क्या हुआ फॉस्फोराइलेशन में? बार बार बताए हैं आपको. बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लैक्स द ट्रांसपोर्टर्स फॉर फॉस्फोराइलेटेड सुगर्स, द फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स कैन नॉट लीव द सेल. फॉस्फोराइलेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए इम्परमिएबल हो गया, और ट्रांसपोर्टर भी नहीं है फॉस्फोराइलेटेड शुगर का, तो बाहर जा नहीं सकता है phosphorylated sugar. So after the initial phosphorylation, no further energy is necessary to retain phosphorylated intermediates in the cell, despite the large difference in their intracellular and extracellular concentrations. ठीक, कहने का मतलब कि फॉस्फोराइलेशन हो गया तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि फॉस्फोराइलेटेड हो गया है. जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नील, तो वहां पर कंसंट्रेशन कम है, और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिफ्यूजन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं हो जाएगा, और दिस हैज बीन चेक्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो गया तो वो इम्परमिएबल हो गया और ट्रांसपोर्टर भी नहीं है. आया बात समझ में? डिस्पाइट भले ही लार्ज डिफरेंस हो इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन, जैसे कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, या एक्स्ट्रा सेल्युलर कंसंट्रेशन, सेल के बाहर भी अगर हो गया, सेल के बाहर जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन क्या है? कम है, नील है, और सेल के अंदर ज्यादा है, तो ज्यादा सेल से निकल के बाहर भी नहीं चला जाएगा. ओके, और समझ में आया? या सेल के बाहर हो जाए एक्सीडेंटली, सपोज सम सेल आरबीसी रप्चर हुआ है तो ब्लड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया, ज्यादा रप्चर हुआ, किसी टिश्यू में रप्चर हो गया सेल, तो सेल साइटोप्लाज्म ऊज आउट हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन विल नॉट गो इनसाइड द सेल, दैट ऑल्सो. आया बात समझ में? आगे बढ़े सेकेंड पॉइंट की तरफ. फॉस्फोराइलेशन से क्या फायदा हुआ? Phosphoryl groups are essential components in enzymatic conversion of the metabolic energy. बहुत सारा अदर पाथवे जो आप पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे कि फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है in the enzymatic conversion of the metabolic energy. So energy released in the breakage of phosphoanhydride bond, which is present in the ATP. Energy rich bond is phosphoanhydride bond, is partially conserved in the formation of phosphate esters. ठीक है,
फॉस्फेट ईस्टर। ईस्टर किसको कहते हैं? एनीबॉडी? ईस्टर सर, एक होता है ROR। हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हो। एक होता है ईस्टर, एक होता है ईथर। क्या अंतर है ईस्टर और ईथर में? ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर नहीं समझोगे? सर ईस्टर हाइड्रोक्सिल और अल्काइल। हाँ देखो, ईस्टर बोलते हैं देखो ऐसा फंक्शनल ग्रुप को। ठीक बनाया मैंने? चेक करो तो एक बार, यही है ना ईस्टर? 1 सेकेंड। ईस्टर, यस, दिस इज द वन। यहाँ पर आर एलिफेटिक ग्रुप 1, एलिफेटिक ग्रुप 2, ईस्टर। ओके, और ईथर क्या है? CU उसमें नहीं होगा। हाँ, सर इसमें सिर्फ O होता है। इस पूरे को ईथर ग्रुप बोलते हैं, एंड दिस इज ईस्टर ग्रुप। अब देखिए क्या कह रहा है, इज पार्शियली कंजर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट ईस्टर्स सच एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये फॉस्फेट जो है एस्टरीफाइड हुआ है। Okay, so high energy phosphate compounds formed in the glycolysis such as 1,3-bis-phosphoglycerate। इसके पास क्या है? हाई फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल भी है था, बताए थे, फॉस्फोइनलो पायरुवेट। इसी से एक फॉस्फोराइल ग्रुप निकल करके एटीपी फॉर्मेशन हो गया। ओके, दीज डोनेट फॉस्फोराइल ग्रुप्स टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। तो दूसरा फायदा फॉस्फोराइलेशन का ये है कि फॉस्फोराइलेशन होगा बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ओके, और फॉस्फेट ईस्टर पहले तो प्रिपरेटिव फेज में एटीपी से हुआ था फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फेट ईस्टर बना था, ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। और हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर्म्ड जैसे कि 1,3-bis-phosphoglycerate एंड फॉस्फोग्लिसरेट, ये कैसे बना था? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन से फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो ये जो है बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिलीशन, दे कैन डोनेट फॉस्फोराइल ग्रुप टू एडीपी। दिस इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ द फॉस्फोराइलेशन। तो इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट का, तो कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट भी जो है वो फॉस्फोराइलेट कर दिया एडीपी को। ठीक है, 1,3-bis-phosphoglycerate और फॉस्फोइनलो पायरुवेट। तीसरा फायदा है बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स lowers the activation energy and increases the specificity of the enzymatic reaction। एंजाइम के लिए जरूरी है, एंजाइम जो है फॉस्फोराइलेट कर गया है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए दैट इज रिक्वायर्ड। बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि घटा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है फॉस्फोराइलेशन के बाद। बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ phosphate groups to the active sites of the energy lowers the activation energy। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा तो बाइंडिंग से एनर्जी रिलीज होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बीच में है? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड किया तो उससे एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज यूटिलाइज क्योंकि दैट इज अ फेवरेबल इंटरेक्शन। तो कोई भी फेवरेबल इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी विल रिलीज, बॉन्डिंग होगा तो एनर्जी विल रिलीज। सो
दिस बाइंडिंग एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी होता है एक। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़े हो, बताया है आपको एक क्लास में कि एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है एक्चुअली पहले एनर्जी ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे डाउन होता है। दिस इज नॉट लाइक दिस एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ एनी सबस्ट्रेट इनटू इट्स प्रोडक्ट कि डायरेक्ट वो डिग्रेड हो गया। नो, फर्स्ट द सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू an intermediate which is having the higher energy state, and then that intermediate is broken down, or that intermediate is involved in the formation of the products which is having the lower energy, फिर और भी ज्यादा नीचे लोअर एनर्जी। तो पहले तो दिस एनर्जी डिफरेंट, तो एंजाइम मौजूद होने के बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी देयर इज an activation energy which is needed. So this activation barrier is encompassed by the binding energy. Suppose binding energy से some energy is released, so that energy will take care of this activation energy. So now the activation barrier is lowered down. कुछ ही energy, थोड़ा सा energy चाहिए to activate the process. आया बात समझ में? So binding energy resulting from the binding of phosphate groups to the active sites of the enzymes lowers the activation energy and increase the specificity of the enzymatic reaction. ठीक? Binding energy resulting from the binding of the phosphate groups to the active sites of the enzyme lowers the activation energy and increases the specificity of the enzymatic reaction. The phosphate groups of ADP, ATP and the glycolytic intermediates, हाँ ये भी समझ लीजिए, they form the complexes with Mg2+. And the substrate binding sites of the many glycolytic enzymes are specific for Mg2+ complexes, and most glycolytic enzymes therefore require Mg2+ ion for its activity. Apart from many enzymes require magnesium divalent ion for its activity. Apart from glycolytic enzyme, can you name any enzyme which is Pyruvate kinase. कोई एंजाइम का नाम बताइए। Pyruvate kinase. ये तो Pyruvate kinase. ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है ना, सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को Mg2+ आयन की जरूरत होगी, तो ये बता ही दिए। कोई और भी एंजाइम है इसके अलावा जो आप जानते हो जिसको Mg2+ को फैक्टर चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सबको Mg2+ चाहिए। समझ गए? So you can imagine how vital magnesium ion is for your health. तो मैग्नीशियम आयन का डेफिशिएंसी होगा तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी हैम्पर कर जाएगा और सेल डिवीजन भी हैम्पर कर जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन विल गेट हैम्पर्ड, okay, and the expression of genes also will get hampered, because for the formation of RNA also, RNA polymerase also Mg2+ is required. It is required for your health but in trace amount. आया बात समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्या कह रहा है? The phosphate group of ADP, ATP and the glycolytic intermediates, these things, phosphate group ATP का, ADP का और glycolytic intermediates का phosphate group जो है वो मैग्नीशियम आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद and they bind with the substrate binding site of many glycolytic, फिर वो substrate binding site के साथ bind करता है। Before binding to the substrate binding site present in the enzymatic complex, it binds with magnesium ion, and that complex then goes and bind with the active site to the active site of the enzyme. Okay,
so are specific for these magnesium ion complexes. So most glycolytic enzymes require magnesium ion for its activity. Okay, तो यहाँ आपका ग्लाइकोलाइसिस ओवर होता है. ओके, किसी को कुछ पूछना है सवाल? बोलो ना जल्दी. No, sir. ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए. निशा, Present, sir. आरती, Present, sir. नेहा सुल्ताना, नेहा है क्या? नेहा है तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? नेहा सुल्ताना, क्या क्लास में ध्यान नहीं है? सर नेहा 98. अभी आपका नंबर आएगा, रुको. नेहा 98 कभी कभी अपीयर होते हो तुम बरसाती मेढक के जैसा. सर मैं कल भी एडमिन हुई थी बट आवाज ही नहीं जा रहा था और मॉर्निंग में सर लाइट ही नहीं था. सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए. हाँ ठीक ठीक ठीक. हमको प्रेस कहाँ तब रिकॉर्ड बटन.